दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सबका अपना चैनल 10th मस्ती में। आज इस वीडियो के माध्यम से आप 1 जनवरी 2022 में जो सीटेट में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जो 30 प्रश्न पूछे गए हैं, उस 30 प्रश्नों का विश्लेषण के साथ हल करना सीखेंगे। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम देखते हैं, जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग के विकास जो है भिन्न भिन्न चरणों में और भिन्न भिन्न दौरों से होते हैं। इसमें कह रहा है, पहला ऑप्शन है कि विकास एक आयामी होता है। बिल्कुल गलत, क्योंकि विकास एक आयामी नहीं बहुआयामी होते हैं। क्या होते हैं? बहुआयामी होते हैं। विकास क्या होते हैं? बहुआयामी होते हैं। लेकिन इसमें कह रहा है कि एकल आयामी होते हैं, एक आयामी होते हैं, तो ये तो गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है विकास एक दिशीय होता है, ये भी गलत है। तीसरा कहता है कि विकास एक असतत प्रक्रिया है। विकास असतत नहीं, यह क्या है? सतत। क्या है? लगातार, यानी सतत प्रक्रिया है। इसलिए ये भी ऑप्शन जो है गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है? ध्यान देंगे आप लोग। पहला ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। बिल्कुल, आगे भी देख लेते हैं। बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में, जहाँ कहीं भी 10 हो, 5 हो, 8 हो, अगर ऐसा अवस्थाओं में बांटने वाला बात हो तो ये गलत आंसर हो जाता है। तो ये क्या होगा? गलत हो जाएगा। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती है, लेकिन वास्तविकता ये है कि बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित होती है। तो ये भी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। आगे कहता है कि बच्चों का विकास केवल आनुवंशिकता पर आधारित होता है। तो बच्चों का विकास आनुवंशिकता पर आधारित होता है, लेकिन केवल आनुवंशिकता पर आधारित नहीं होता है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3, आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया डैश कहलाती है। क्या है? डैश कहलाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, परिपक्वता। चलिए देख लेते हैं। अब कह रहा है डैश, डैश जो है डैश समाजीकरण का प्राथमिक और डैश समाजीकरण का द्वितीय कारक है। तो समाजीकरण का प्राथमिक कारक जो होता है वो परिवार या परिवेश होता है। क्या होता है? परिवार होता है। और द्वितीय कारक में जो होता है, द्वितीय कारक में विद्यालय, मीडिया आदि होता है। मीडिया आदि भी होते हैं द्वितीय कारण, समाजीकरण का द्वितीय कारक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, प्राथमिक कारक में हो जाएगा परिवार और द्वितीय कारक में हो जाएगा विद्यालय। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब कह रहा है कि लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार 7-8 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या है? ऑप्शन है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, दूसरा है सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, तीसरा है दंड एवं आज्ञा पालन, चौथा है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो लॉरेंस कोहल वर्ग का जो 7-8 वर्षीय बच्चों हैं उसमें दंड और आज्ञा पालन होगा, क्योंकि यह जो अवस्था है यह पूर्व परंपरागत अवस्था है। क्या है? पूर्व प्रथागत या परंपरागत अवस्था है, और इसकी अवधि जो होती है 4 वर्ष से 10 वर्ष तक मानी जाती है, और इसमें नैतिकता का अभाव पाया जाता है।
क्या है? नैतिकता का अभाव पाया जाता है। क्या है? नैतिकता का अभाव होता है और इसमें बच्चा कोई भी कार्य या तो आज्ञा पालन के लिए करता है या डर से करता है। क्या करता है? डर से करता है कोई काम को, या आज्ञा पालन, आदेश का पालन करता है, आज्ञा पालन करता है। तो इसमें नैतिकता का जरा भी, रत्ती भर भी गुण नहीं पाया जाता है। वह कोई भी काम अगर करता है तो या तो दंड के भय से या आज्ञा पालन के कारण से वह कोई काम को करता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दंड और आज्ञा पालन। मुझे उम्मीद है आप समझ में आपको आता होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस रूप में प्रयोग होता है? किस रूप में प्रयोग होता है? तो ध्यान देंगे आप लोग। क्रमबद्धता होता है कि एक ही विषय को खास मानना, एक ही विशेषता उसको नज़र आता है। जब बच्चे को किसी एक विशेषता पर ही नज़र जाता है तो वैसे विशेषता, वैसे गुण को पियाजे महोदय ने क्रमबद्धता कहा है। क्या कहा है? क्रमबद्धता। क्या है? क्रमबद्धता। क्या है? क्रमबद्धता। तो चलिए इसका ऑप्शन भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन कहता है, पहला ऑप्शन है कि वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई आधारित क्रम देना। दूसरा है दूसरों का परिपक्ष लेने की क्षमता, ये गलत हो जाएगा। चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसा कहानी कथन में होता है, ये गलत हो जाएगा। स्थानों जैसे अपने विद्यालय का स्थानीयकरण मानचित्रण करने की क्षमता। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कह रहा है 7वां प्रश्न कि 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित कर दे तो चिकनी मिट्टी का आकार बढ़ जाता है। तो जीन पियाजे के अनुसार उसकी सोच के पीछे कौन सा तर्क है? पहला है जीववाद, दूसरा है केंद्रीयता, तीसरा है परिकल्पित निगमनात्मक, चौथा है संक्रमण परिणाम निकालना। तो पहले ही हम आपको बताए हैं कि जीन पियाजे महोदय ने बताया कि बच्चे का ध्यान यदि किसी एक विशेषता पर जाए तो वैसे गुण को हम केंद्रीकरण या केंद्रीयता कहते हैं। क्या कहेंगे हम? केंद्रीकरण। क्या है? केंद्रीकरण या केंद्रीयता कहेंगे। और जब बच्चा सजीव और निर्जीव में भेद नहीं कर पाता है, निर्जीव वस्तु को भी सजीव मानने लगता है, तो उसे क्या कहते हैं? जीववाद। क्या कहते हैं उसे? जीववाद कहते हैं उसे। क्या कहते हैं? जीववाद। तो यहाँ पर कह रहा है कि सांप के रूप में परिवर्तित कर दे तो चिकनी मिट्टी का आकार बढ़ जाता है। हमें एक ही विशेषता उसको नजर आ रहा है कि उसका आकार बढ़ जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केंद्रीयता। आगे है ले वाइगस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत डैश पर आधारित होता है। तो वाइगस्की का जब भी आए सिद्धांत अगर सामाजिक रहे तो उसे हम आंख मूंद कर लगा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सामाजिक संरचना, ऑप्शन नंबर ए। अब आगे वाइगस्की महोदय का है कि ले वाइगस्की के ने बच्चे के स्वयं से बात करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? तो उसे क्या कहते हैं? ले वाइगस्की बताया था कि बच्चे जब खुद से बात करे तो उसे हम प्राइवेट स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच। क्या कहेंगे? प्राइवेट स्पीच, या हिंदी में हम कह सकते हैं व्यक्तिगत वार्ता। व्यक्तिगत वार्ता, या कह सकते हैं निजी संवाद। क्या होगा? निजी संवाद। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निजी संवाद। ध्यान देंगे आप लोग, यदि इसी में पियाजे महोदय अगर बोलता तो वो होता अहम केंद्रिता। तो समझ में आ गया होगा कि ले वाइगस्की ने बच्चे के स्वयं से संवाद करने की क्रिया किस शब्द का प्रयोग किया है? तो निजी संवाद होगा।
चलिए आगे देख लेते हैं। एक प्रगतिशील क्या कर रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी विशेषता होती है। पहला है ड्रिल और अभ्यास पर जोर देना, योग्यता आधारित अस्थायी अलगाव, तीसरा है सहयोगितापूर्ण अधिगम, चौथा है पुरस्कार और दंड का प्रयोग। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सहयोगितापूर्ण अधिगम। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 11 कि एक बच्चे में दूसरे की नियत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि किस रूप को दर्शाती है। तो इस देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ऐसा बार बार आता है प्रश्न, तो ध्यान देंगे। इसमें कहता है कि बच्चे दूसरों की नियत, जब खुद के नियत जानता है स्वयं के, जब स्वयं के नियत यानी चरित्र को जब जानता है तो उसे क्या कहते हैं, अंत वैयक्तिक। क्या कहेंगे, अंत वैयक्तिक। जब खुद से अपने बारे में जानेगा, अपने चरित्र के बारे में जानेगा तब। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि बच्चे दूसरों की नियत और इच्छाओं को, दूसरे के चरित्र को जानने और समझने की क्षमता जब होती है तो उसे कहते हैं अंतरा। क्या कहेंगे, अंतरा वैयक्तिक, उसे कहेंगे अंतरा वैयक्तिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंतरा वैयक्तिक। क्या हो जाएगा, अंतरा वैयक्तिक। तो अब चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है। पहला कहता है कि अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षणिक प्रौद्योगिकी की उन्नति में बाधक है। ये गलत है, नेगेटिव टैग है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम रूप में, कोई जरूरी नहीं कि विद्यालय की बच्चों की प्रथम भाषा अंग्रेजी होगा, उसकी मातृभाषा क्या हो सकता है, हिंदी भी हो सकता है, बंगाली भी हो सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा कहता है कि बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होते हैं और उच्च संज्ञान के लाभ है। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं। आगे कहता है कि 13वां क्वेश्चन कि जेंडर भूमिकाएं डैश हैं, तो यदि सीधे लिंग क्या है तो वो रहता जैविक संरचना। वो क्या रहता, लिंग क्या है, जैविक संरचना है। क्या है, जैविक संरचना है। लेकिन इसमें कहता है जेंडर भूमिकाएं क्या होती है, तो ये हो जाएगा मनुष्य के द्वारा जो होता है अधिग्रहित व्यवहार। क्या होता है, अधिग्रहित व्यवहार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अधिग्रहित व्यवहार। आगे है 14वां, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। तुलना करने वाला रॉन्ग हो जाएगा। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना। बिल्कुल यह राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अब इसमें कहता है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने के पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए। मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है। कौन सा तरीका अध्यापकों को शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने में मदद करेगा। कौन सी विधि छात्रों को उच्चतम अंक पाने में मदद करेगा। तो ये सभी आंसर सही लग रहे हैं और आयोग भी इस प्रश्न का उत्तर स्टार में माना है। क्या माना है, स्टार माना है। मानिए आप कोई भी लगा दीजिएगा तो वो सही होगा, क्वेश्चन ही ये रॉन्ग था, तो इसलिए इसको स्टार माना है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। समावेशी कक्षा पर है, कहता है समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है। पहला कहता है आर्थिक रूप से कमजोर ईवीएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालयों में ही हो। तो केवल सरकारी विद्यालय में, ऐसा गलत बात है। क्या है, ये गलत हो जाएगा। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ लिखा हुआ है, नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको भी काट दें। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जाती है, कोई जरूरी नहीं है अंग्रेजी भाषा, सभी भाषा को पढ़ाया जा सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा योग्यता से परे होकर बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध
कराई जाए। अब है क्वेश्चन नंबर 17। कह रहा है कि कथन ए कह रहा है कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए। बिल्कुल, इससे बच्चे में अधिगम का विकास तेजी से होता है। दूसरा तर्क कहता है शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। विद्यार्थी के अनुकूल होता है तो अधिगम बहुत अच्छा होता है। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए का। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। एक बच्ची लिखाई में क्या है, एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है। उसे अक्षर बनाने और शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती महसूस होती है। यह लक्षण किस प्रकार का इशारा करता है? तो इसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। तो यह हो गया डिसलेक्सिया, पठन विकार, तो ये तो गलत हो जाएगा। गणन या गणित से संबंधित होगा। ध्यान अतिक्रियता, ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा आलेख विकल्य, जिसको डिस्ग्राफिया कहते हैं। लेखन से संबंधित विकार कहते हैं इसको। चलिए अब देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। पहला है विद्यार्थियों के व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला है मानकीकृत, माने मॉडर्न ढंग से, अगर हो स्टैंडर्ड ढंग से पढ़ाना हो, लिखाना हो या अधिगम कराना हो तो ये गलत हो जाता है। यह कहता है शिक्षा शास्त्रीय उपायों और मूल्यांकन के विविध साधनों का उपयोग करना चाहिए। आगे भी देख लेते हैं। इसमें आगे कह रहा है कि रटने पर आधारित जो भी होगा, आधारित को निर्धारित करने के लिए एक शिक्षा शास्त्र का इस्तेमाल करना और योगात्मक आक्रमण पर बल देना। इसमें दो निगेटिव वर्ड है, ये भी हो जाएगा गलत। पेपर पेंसिल का आधारित परीक्षण, ये भी क्या है, पुनर्स्मरण पर बल देना, ये भी गलत है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब 20वां देख लेते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है? तो सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण जो होता है यानी अपसारी चिंतन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वह सोच जिसमें विस्तार होता है, जिसमें फैलाव होता है, वह विस्तृत ढंग से सोचेगा, आउट ऑफ बॉक्स सोचेगा। तो ऐसे चिंतन को सृजनात्मक चिंतन, अपसारी चिंतन कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे कहता है क्वेश्चन नंबर 21। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? पहला है सक्रिय अन्वेषण के रूप में, बिल्कुल। खेल द्वारा, बिल्कुल। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, बिल्कुल। सहपाठियों और वयस्कों संग सहभागिता करके, बिल्कुल। तो ये सभी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है एक अध्यापिका बच्चों को फोन पर नंबर रखने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3 से 4 समूहों में बांटकर याद करना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई गई यह रणनीति डैश कहलाती है। सबसे पहले बात खंड करके अगर नंबर याद करने के लिए कहा जाए तो नंबर जल्दी याद हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खंडीकरण। आगे है कि निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? पहला है परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों को ज्ञान का अर्जन। दूसरा है वस्तु को रटना, गलत हो जाएगा रटने वाला। दूसरे के निष्क्रिय अनुकरण, गलत है। उद्दीपन अनुक्रियाओं का संबंध व्यवहार, ये भी गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से कौन सा युग्म सामाजिक संरचना उपागम के अनुरूप छात्रों के पढ़ने के सुसाध्य करता है? पहला है कि सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफ़ी देकर पुरस्कार करती है। तो पुरस्कार देना, टॉफ़ी देकर बालाना फुसलाना, ये गलत हो जाएगा। अच्छा चलिए आगे भी ऑप्शन हम देख लेते हैं।
पहला ऑप्शन तो रॉन्ग है। ये देख लेते हैं ये क्या कह रही है। इसमें कहता है कि परिमिति विविध प्रकार की पुस्तकें अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशेष पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए, चर्चा से अधिगम का विकास होता है। तो इसका हो जाएगा ये एक कथन राइट है। आगे है अरुधंती नए शब्दों का अर्थ समझने के लिए संदर्भ संबंधी संकेत का इस्तेमाल पर बल देती है। तो ये भी राइट है। रेखा अपने विद्यार्थियों को उन शब्दों को 5 बार लिखनी, 5 बार 10 बार ऐसा रहे तो ये क्या है, गलत हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्रों में समस्या समाधान क्षमता को किस प्रकार सुधार कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है कि अपने साथियों में डर की भावना पैदा करके, डरने वाली बात कोई भी हो तो निगेटिव है, इसको काट दीजिए। समस्याओं के हल हेतु अटल तरीके, अटल नियम कोई अटल नहीं होता है, नियम बदले भी जा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, हाँ ये बात बिल्कुल सही है। आगे भी देख लेते हैं निष्क्रिय रटन, तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुशांत करेगा। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा देकर, एक समस्या पर विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। तीसरा है रट्टा मारकर प्रोत्साहित करना, ये गलत है। शिक्षक को क्वेश्चन पर लिखे उत्तरों को नकल करना, ये गलत है। संदर्भ रहित नहीं संदर्भ सहित होता तो ये भी गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इसमें कह रहा है कि अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता के आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें क्या होता है, सफलता के आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें डैश की भावना होती है, तो गर्व होगा, स्वाभाविक से है, सफलता पर तो किसी को गर्व होती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस प्रश्न का 28वां क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुत संवेदनीय उपागम के इस्तेमाल को प्रोत्साहित करना चाहिए क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चे को नहीं मौका देगा, गलत है। यह अध्यापक निर्देश की अवधि का काफ़ी समय बचाता है, गलत है। यह बच्चों की आज्ञापालिता का पालन करना, गलत है। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं, निगेटिव है। चलिएगा, यह बच्चों को, अध्यापकों को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। हतोत्साहित करने वाला यही निगेटिव हो जाएगा, इसलिए निगेटिव का भाई निगेटिव, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि निम्न में अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य यह कहता है कि ठोस प्रलोभनों और पुरस्कारों द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित किया जा सकता है। पहला है मानवतावादी, दूसरा है व्यवहारवादी, तीसरा है संज्ञानात्मक, चौथा है सामाजिक सांस्कृतिक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो मुझे उम्मीद है कि बाल विकास का यह सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आ गया होगा। और यह जो क्वेश्चन था पिछले साल जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था 1 जनवरी 2022 का यह क्वेश्चन था और सब विश्लेषण के साथ हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक